पदाधिकारी की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, नड्डा जी का प्रस्तावित भाषण उन्होंने दिया। और ये आज रवि जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मयूर जी की उपस्थिति, एक साल के बाद इस प्रकार से फिजिकल बैठक के रूप में कोरोना के इस दौर से हटते हुए ये एक साल बाद ये बैठक हो रही है। और इस एक साल में विश्वव्यापी संकट का सामना पूरे देश और हिंदुस्तान, दुनिया ने किया। और उस कोरोना के दौर में देश की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो खास तौर से मध्यम और छोटे उद्योगों को नुकसान हुआ, मजदूरों का पलायन हुआ, इकोनॉमी में गिरावट आई, मगर उससे बड़ी चुनौती हिंदुस्तान के लिए था कि क्या भारत इस चुनौती को संभाल लेगा, क्योंकि यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है, 130 करोड़ की आबादी है। मगर आज राजनीतिक प्रस्ताव के रूप में हमने माननीय मोदी जी को सजग, संवेदनशील, संकल्पवान, यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें धन्यवाद दिया कि इस चुनौती के साथ साथ भारत न केवल कोविड से सफलतापूर्वक अभियान चलाता रहा, बल्कि दुनिया के सामने भारत को एक बेहतर तरीके से कोविड से निपटने के लिए क्या काम हो सकता है, ये सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया। क्योंकि संपूर्ण 24 मार्च के लॉकडाउन के बाद जो स्थिति बिगड़ी और स्थिति को संभालने का काम मोदी जी ने साफ तौर पे, खास तौर से जो मुद्रास्फीति में जो गिरावट आई, उन्होंने तुरंत लॉकडाउन के 48 घंटे के अंदर ही 2,76,000 करोड़ का पैकेज, जिसमें पलायन करने वाले मजदूर और गरीबों के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए अनाज और दाल की व्यवस्था, 8 करोड़ मजदूरों के लिए सिलेंडर की व्यवस्था, 20 करोड़ महिलाओं के लिए जनधन खाते, और उसके साथ ही साथ 2020 के मजदूरों के लिए 1 लाख करोड़ के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, इन मुद्दों पे न केवल तत्काल राहत दिलाई, बल्कि उस समय तक न वेंटिलेटर थे पर्याप्त मात्रा में, न ऑक्सीजन सिलेंडर थे, न टेस्टिंग किट उपलब्ध थे। इन सभी को समय रहते पीपीई किट की उपलब्धता और उसके साथ ही साथ स्थायी और अस्थायी कोविड हॉस्पिटल की तैयारी, ये सब मोदी जी की उसी कल्पना का नतीजा है जो उन्होंने 2014 में मुख्य प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले कहा था कि मेरी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, और उनकी सारी कार्य योजना गरीबों के लिए। भारत ने अपनी श्रेष्ठता जाहिर की, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 200 देशों में, पैरास्टामोल अमेरिका सहित देशों में भेजने का काम किया, और ये बताने का प्रयास किया कि भारत आज देश में उस बेहतर देशों के मुकाबले, जो अपने आप को विकसित राज्य कहते हैं, कोविड से बेहतर तरीके से मुकाबला भी किया। सेवा के संकल्प में संगठन को गतिशील करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हमने साथ साथ सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मक सद्भाव और संवाद के मंत्र के साथ सेवाई संगठन में 22 करोड़ से अधिक लोगों को खाने की व्यवस्था, संगठन के माध्यम से 4.5 करोड़ लोगों को फेस मास्क और 5,40,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को, बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को समर्पित भाव से सेवा करने का काम किया। कोविड के हमारे वैज्ञानिकों के मेहनत की बदौलत भारत ने दो वैक्सीन तैयार करने में सफलता हासिल की। आज दुनिया के 17 देशों को भारत वैक्सीन भी दे रहा है,
और टीकाकरण में भी हिंदुस्तान 1 करोड़ का लक्ष्य लेके 34 दिन में पूरा किया, जबकि यूके ने 56 डेज में किया। आत्मनिर्भर भारत, और इस आत्मनिर्भर भारत में 20 लाख करोड़ का पैकेज, जिसमें इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम और डेमोग्राफी और डिमांड की आधारित कार्य योजना को स्वीकृत किया। वोकल फॉर लोकल की भावना को आगे बढ़ाते हुए देश के निर्मित चीज़ों का उत्पादन वैश्विक बाजार में अपने आप को स्थापित करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभी 1 साल में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो विधायी कानून बने, नए सुधार हुए, कृषि कानून, नई शिक्षा नीति, स्वामित्व योजना, सार्वजनिक बैंक का विलय और वित्तीय अनियमितता पर अंकुश जैसे अनेक सुधारवादी कदम उठाए। श्रम कानून की ज़रूरत थी, जो लंबे समय से चल रहा था। वैश्विक बाजार में अनेक बदलाव की दृष्टि से भारत ने निवेश आकर्षित करने के लिहाज से श्रम कानून बदला। कृषि कल्याण, कृषि सुधार के लिए जो 3 किसानों के हित में बड़े निर्णय लिए प्रधानमंत्री जी ने, जो किसानों के हित के लिए क्रांतिकारी कदम जिसको कहा जाता है, किसानों को उपज का वाजिब मूल्य मिले, उनको आय दुगनी हो, उनको उपज को कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता मिले, और ये 3 कृषि कानून किसान के हित में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज राष्ट्रीय पदाधिकारी को बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब ने अभिनंदन किया। स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। गांव में आवासीय संपत्ति का अभिलेख कहीं नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में मैं आपको बता दूं कि वहाँ पूरा का पूरा आवासीय अभिलेख रहता है, एक ही खसरे में रहता है। व्यक्ति को इंडिविजुअल अपने आवासीय संपत्ति का अभिलेख चाहिए तो नहीं मिलता। पहली बार देश में हो रहा है कि आवासीय संपत्ति का अभिलेख सबको गांव में उपलब्ध होगा। और वैसे ही नई शिक्षा नीति जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाया है, और उससे महत्वपूर्ण जो सर्वस्पर्शी समावेशी बजट, और इस बजट को देश और दुनिया में जिस प्रकार स्वागत किया गया, यह बजट नए दशक के आत्मनिर्भर भारत की सुदृढ़ आधारशिला का शिलापट, ये एक प्रकार से विकास की अधोसंरचना के साथ साथ देश को विकसित आधारभूत अधिसंरचना, रोजगार के नए अवसर प्रदान करने वाला, रोजगार के अवसर सृजन करने वाला बजट से लेकर सुरक्षा में आर्थिक बुनियाद को मजबूत करने वाला, इस बजट का असर गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, कारोबारी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बजट के रूप में इसको देखा गया। सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय और 10 बैंकों को 4 बैंक बनाने की निर्णय लिया गया। इसके साथ ही साथ सबल राष्ट्र और स्पष्ट नीति, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने अपनी वैश्विक नीति के उसी कथन को चरितार्थ किया। भारत किसी से ना आंख झुकाकर बात करेगा, ना आंख उठाकर बात करेगा, बल्कि आंख मिला के बात करेगा। चीन के साथ पैदा हुई स्थिति में भारत की दृष्टिकोण स्पष्ट रहा है। राजनीतिक दृष्टि से चर्चा हुई पदाधिकारियों को बैठक में बिहार के विधानसभा चुनाव के परिणाम के लिए, और जिस प्रकार बिहार में एक नकारात्मक वातावरण बनाया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रति वहां के लोगों ने विश्वास प्रकट किया और एनडीए को 125 सीट मिली। जम्मू कश्मीर में भी ऐतिहासिक अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जो चुनाव हुए, असली जीत जमहूरियत की हुई और जिला परिषद में जम्मू कश्मीर की आवाम ने कई मिथक को तोड़े हैं। कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी को दरकिनार कर लोगों को बेखौफ होकर लोकतंत्र में अपना भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही साथ आने वाले समय में 5 राज्य के चुनाव की चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुदुचेरी विधानसभा, और इस विधानसभा के लिए इस बार पश्चिम बंगाल की जनता का जो अपार समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को मिल रहा है, ये विश्वास प्रकट किया कि अलोकतांत्रिक, दमनकारी, तुष्टीकरण को पनाह देने वाली सरकार जनता त्रस्त हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी
पूरे विश्वास के साथ ही चुनाव जीतने जा रही है। असम में हम फिर से विकास के कामों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की लेके जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीतेगी। इसके साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भी हमारा जनाधार बढ़ा है। तमिलनाडु और केरल में भाजपा ने संगठन को मजबूत किया है। पुदुचेरी में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नए विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अतः आज इस पूरे कार्य समिति की बैठक में, पदाधिकारियों की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि ऐसे कठिन समय में भी देश को एक नई दिशा देने का काम किया। चलिए सर। यदि इस विषय में अभी जो हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है, इससे संदर्भित कोई प्रश्न है तो आप। अभी तक एक प्रस्ताव आया है, कृषि प्रस्ताव। कृषि के प्रस्ताव पे ही बातचीत हो रही है। देखिए, ये कुछ विषय राजनीतिक कारणों से आंदोलन को लंबा खींचने की बातें हो रही है और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की प्रेरित है। देश का किसान इससे खुश है। अलग अलग राज्यों में इसका जबरदस्त रूप से स्वागत हो रहा है, किसान संघ के द्वारा भी स्वागत हो रहा है और ये मुझे लगता है कि इस विशुद्ध रूप से कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित लेफ्ट के माध्यम से इस आंदोलन को जीवित रखने की साजिश है। सर, मेरा एक सवाल है। पंजाब के सीएम ने हाल में ही कहा है कि जिस तरह से गवर्नमेंट फार्मर्स एसोसिएशन को डील कर रही है, इससे जिस तरह से कश्मीर एक डिस्टर्ब स्टेट है, उसी तरह से पंजाब भी डिस्टर्ब स्टेट हो जाएगा एंड दिस विल सूट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। सो वेदर गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ इट एंड वेदर पार्टी फेवर्स विच स्टैंड ऑन इट। बिल्कुल, देखिए, सरकार को और सरकार में इन मुद्दों को देखने वाले लोग और ख़ासतौर से केंद्रीय नेतृत्व इस बात की गंभीरता को भी समझता है और वो सारे पक्षों से बात लगातार जारी है। आपने बयान 2 दिन पहले ही पढ़ा होगा कृषि मंत्री का। उसके पहले उन्होंने कहा कि रास्ते बातचीत के बंद नहीं हुए, कोई भी बातचीत करना चाहेगा। कृषि मंत्री हमेशा तैयार हैं और किसी भी फोरम में किसी भी मुद्दे को लेकर बात कर सकते हैं। हमने उस मामले को, पंजाब के किसानों की दिक्कत को भी या पूरे देश के किसान की मुद्दे को गंभीरता से लिया है। आज मुद्दा है कृषि बिल में दिक्कत कौन सा है, उस विषय को लेकर डिस्कशन में आए, उसमें क्या कमियां हैं उसको लेकर आए, उसमें क्या परिवर्तन और संशोधन होता है उसमें आकर बात करें। सिर्फ एक जिद यदि रहेगी कि इस कानून को वापस ले लिया जाए तो उसको कुछ बताए तो क्यों वापस लिया जाए। थैंक यू। एक एक करके हाँ बताइए संजय। प्लीज, मेरा आग्रह है, यह संवाददाता सम्मेलन सिर्फ और सिर्फ आज की इस बैठक से संदर्भित है। मारिया शकील, मारिया, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने निवेदन किया है आपसे। मारिया शकील, अभी 5 बजे फिर मिलेंगे हम लोग। 5 बजे फिर मिलेंगे। ठीक, फिर 5 बजे हम आपको पूरे सार के साथ मिलेंगे। चलिए। ये ऐसा भी कुछ संदेश है पार्टी के हाईकमान की तरफ से कि जनता के बीच में जाना है, कोई रैली या कैंपेन का भी है फॉर्म लॉस के ऊपर? जनता के बीच तो लगातार जा रहे हैं, उसमें कोई रोक थोड़ी है। जनता के बीच कार्यकर्ता जा रहे हैं और समझाने का हर जगह प्रयास हो रहा है और हर जगह हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इसमें कहीं कोई रुकावट कहाँ है। चलिए। नहीं, सभी बातों में बात हो रही है। चलिए। अंतिम प्रश्न मारिया शकील। राजनीतिक प्रस्ताव, एग्रीकल्चर प्रस्ताव, ये कृषि प्रस्ताव है और पुनः आपसे मिलेंगे हम। शाम तक फिर मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। अरे सर, पहले सर ने कहा कि राजनीतिक प्रस्ताव में ये कहा गया था कि एग्रीकल्चर। अभी और प्रस्ताव आने हैं, शाम में आपको हम बताएंगे।